आज नया टॉपिक शुरू करें अपनी संसद। संसद बोलूं या व्यवस्थापिका, या विधायिका? भारतीय संविधान की यदि बात की जाए तो भाग है 5। कौन से भाग में दिया हुआ है? 5वें भाग में दिया हुआ है। यदि बात करें भाग 5 का जो अध्याय है, तो अध्याय इसका दूसरा है। दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे अनुच्छेद 79 to 112, है ना। यहाँ आपको पता है कि अनुच्छेद 123 में क्या दिया हुआ है? 122, सॉरी 122, और अनुच्छेद 123 में क्या दिया हुआ है? अध्यादेश। ठीक है, इसके बारे में आपने अच्छे से जान रखा है ऑलरेडी कि अच्छा राष्ट्रपति अध्यादेश की जो शक्ति है अनुच्छेद कौन से में? 123 में। सेम ही बात जो है राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 213 के अंदर बताया हुआ है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की यदि बात की जाए तो हमने संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन। ये जो प्रभाव दिखाई पड़ता है भारत के संविधान पे, तो वैसे माना जाता है कि उधार का थैला है ना। ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती है, पर जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन और भारत की जो संसद है इन दोनों में काफी अंतर है। कौन कौन सा अंतर है जरा ध्यान देना। यदि बात की जाए भारत और दूसरी चीज है ब्रिटेन, बात किसकी हो रही है? संसदीय शासन प्रणाली की। हमने संसदीय शासन प्रणाली कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली है वो संघात्मक है। संघात्मक समझते हो क्या? थोड़ा ध्यान रखना, प्रणाली कौन सी है? संघात्मक। और यहां पे जो आपको दिखाई पड़ती है वो कौन सी है? एकात्मक। संघात्मक और एकात्मक में क्या अंतर है? पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। संघात्मक का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो शासन है ये बंटा हुआ है, कुछ विषय बांट रखे हैं। कुछ विषय किसके पास है? संघ के पास। कुछ जो विषय जिसको क्या बोलते हैं? राज्य सूची के विषय। इसका मतलब ये कंडीशन है कि यहाँ पे संघात्मक का मतलब कुछ शक्तियां राज्य के पास है, कुछ शक्तियां किसके पास है? संघ के पास, केंद्र के पास है। हरी बात समझ में। एकात्मक का मतलब है कि जो सत्ता की जो संपूर्ण जो शक्ति है ना, वो किस में निहित है? केंद्र में। यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा नहीं है। एक चीज तो आपको ये भी ध्यान रखनी है, शक्तियों का बंटवारा की यदि बात की जाए तो शक्तियों का बंटवारा कैसे हो सकता है? शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत आपने देखा होगा, जिसमें एक तरफ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक तरफ कौन सी होती है? कार्यपालिका। शासन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। दूसरी तरफ व्यवस्थापिका, और तीसरी क्या होती है? न्यायपालिका। ये अंतर और आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अच्छा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अंतर क्या है? व्यवस्थापिका तो संसद ही है जिसके अंदर कौन कौन से सदन होते हैं? एक तो लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। इन दोनों से मिलकर के क्या बनती है? व्यवस्थापिका बनती है। और साथ ही साथ एक और राष्ट्रपति। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर के क्या बनती है? संसद बनती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसी व्यवस्थापिका के गर्भ से निकलता है क्या? क्या निकलती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका की यदि बात की जाए तो कार्यपालिका में दो प्रकार की कंडीशन दिखाई पड़ती है। एक तो होती है स्थायी, एक होती है अस्थायी। अच्छा, स्थायी कौन सी होती है? यदि बात की जाए, नहीं, मैं अगर बात करूं कार्यपालिका की, यहाँ पे स्थायी तो राज्यसभा है, ये बात सही है,
और अस्थायी कौन सी होती है? लोकसभा होती है। लेकिन कार्यपालिका की यदि बात की जाए तो इसके भी दो भाग कर सकते हैं। एक तो होती है स्थायी, जिसके अंदर क्या होते हैं? जो लोक सेवक होते हैं। लोक सेवक समझते हो? जैसे संघ लोक सेवा आयोग है ना, के द्वारा जो एग्जाम वगैरह लिया जाता है, उसके बाद में जो आईएएस अधिकारी है, सचिव वगैरह जो होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी। क्या उनका फिक्स कार्यकाल होता है क्या? भाई ऐसे तो नहीं है कि 5 साल के बाद में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अस्थायी में क्या होता है? जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्री कितने टाइम तक रहेंगे? एक बार चुनाव होने के बाद 5 वर्ष तक रहेंगे। सिंपल है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राज्यसभा के अंदर है तो कितने? 6 वर्ष का मतलब उन सदस्य का कार्यकाल होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब अस्थायी तो आप समझ गए। इसमें स्थायी को आपको ध्यान में नहीं रखना, अस्थायी को ही ध्यान में रखना है। अस्थायी के अंदर कौन आते हैं? मंत्री आ गया, मंत्री परिषद कह सकते हैं। ये विजिबल है क्या? दिखाई पड़ रहा है इधर? ठीक है। और साथ साथ क्या है? प्रधानमंत्री भी है। और कौन आता है? राष्ट्रपति भी आता है, महान्यायवादी भी आता है ना। ये सारे के सारे जो पद है वो कहां दिखाई पड़ेंगे आपको? कार्यपालिका अस्थायी। व्यवस्थापिका के प्रति इस कार्यपालिका हमेशा ध्यान रखना उत्तरदायी होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? किसी भी कानून का निर्माण करना, कोई भी विधि बनानी है, कोई कानून बनाना है, तो ये कानून कौन बनाएगा? व्यवस्थापिका बनाएगी। लागू करने का काम, इसको क्रियान्वित करने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका इसको लागू करती है। और इस सभी को जांच करने का जो काम है वो किसको दिया गया है? न्यायपालिका को। भाई कोई भी कानून बना है वो संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है, या संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। यदि उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण आपको दिखाई पड़ता है, जो कि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में यहाँ पे सर्वोच्च जो सत्ता है या शक्ति है वो किस में निहित है? संसद में। हमारे जो सर्वोच्च क्या है हमारे यहाँ भारत में? सर्वोच्च क्या है? संविधान है सर्वोच्च। क्या है? संविधान। और यदि ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वोच्च क्या है? संसद है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब अगर कोई भी कानून बनाया गया तो न्यायपालिका यहाँ पे जांच नहीं करेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है? न्यायपालिका कानून की क्या करती है? जांच करती है। आगे बात समझ में? ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, संघ की यदि बात करें, शासन की यदि बात करें, तो शासन चलता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? व्यवस्थापिका वो होती है, ध्यान रखना, थोड़ा सा समझ लेना। व्यवस्थापिका के अंदर 2 सदन की बात की जाए तो एक तो कौन सा होता है? लोकसभा। और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। ये बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर आपको एक हॉल में नजर आएगा लोकसभा, दूसरे में क्या? राज्यसभा। इस लोकसभा की यदि बात की जाए तो ये लोकप्रिय सदन भी होता है, ये भावनाओं का सदन भी कहा जाता है इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। हरी बात समझ में? और वहीं अगर बात की जाए राज्यसभा की तो ये द्वितीय सदन होता है, ये प्राथमिक सदन, ये द्वितीय सदन, ये बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है, ये उच्च सदन भी होता है। हरी बात समझ में? ये थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा अंतर अगर आपसे पूछ जाए कि लोकसभा राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि लोकसभा राज्यसभा। हम इसके बारे में बात करेंगे। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है, राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, लोकसभा को लोकसभा नाम कब दिया गया, राज्यसभा को राज्यसभा नाम कब दिया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। हम बात करेंगे अनुच्छेद कहां से? 79। इसी के अंदर दिया हुआ है कि संसद, 79 में क्या दिया हुआ है? संसद, जिसका निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। आपको थोड़ा और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, न कि सदस्य है। अरे बात समझ में? जैसे लोकसभा राज्यसभा की यदि बात करें तो 543 लोकसभा में सीटें होती है, जैसे राज्यसभा में 245 सीट होती है, जिसमें से सदस्य के रूप में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? उसका अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग कैसे होता है? क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है तो उसको लागू करने का काम किसके द्वारा होगा? राष्ट्रपति। अंतिम रूप से अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या होगा? ये संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। याद रख लोगे इसे? ठीक है। अब मैं थोड़ा लिखवा दूं, ये नहीं उतारना आपको।
लिख लेना भाई। विधायिका की यदि बात की जाए तो इसमें कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, वह कौन? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के क्या है? संसद का निर्माण होता है। लिखो अब, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 79 में लिखी हुई है, बात ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? भारत में एक संसद होगी। भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर होगा। राष्ट्रपति से मिलकर होगा। नेक्स्ट देखो, हालांकि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, तथा ना ही वह संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग लेता है। क्या हुआ? संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग भी नहीं लेता, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम का रूप ग्रहण नहीं करता, जब तक कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति प्रदान नहीं कर देते।
उतार लिया? संसद का काम क्या है? संसद क्या करती है? संसद यदि बात की जाए तो भारत में केंद्र की यदि बात करूं, क्योंकि राज्य में क्या होती है? राज्य में विधानमंडल होती है, और केंद्र में जो बात करें तो वह संसद होती है, जो कि व्यवस्थापिका या विधायिका की भूमिका का निर्वहन करती है। इसका मतलब जो कि कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। अरे बात समझ में? चलिए लिखिए, स्टार लगा के आगे लिखना। संसद भारत में केंद्र में व्यवस्थापिका या विधायिका की भूमिका का निर्वहन करती है, जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है। जिसका मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना है। ये साफ कर दो क्या? संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। दोनों सदनों के बारे में नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन इसके बाद में लोकसभा के नाम देकर के पूछा जा सकता है लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना। एक तो लोकसभा जो होता है वो लोकप्रिय सदन होता है, एक लोकसभा निम्न सदन होता है, एक लोकसभा युवाओं का सदन होता है, भावनाओं का सदन होता है। अरे बात समझ में? ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे राज्यसभा की बात करूं तो वो उच्च सदन माना जाता है, ये बुद्धिजीवियों का सदन होता है। उच्च सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है। कुछ चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। लिखो, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तरफ लिखना लोकसभा और दूसरी तरफ लिखना राज्यसभा। लोकसभा व राज्यसभा। किस नाम से जाना जाता है, तो लिखना लोकसभा को एक तो होता है लोकप्रिय सदन, और ये अस्थायी सदन भी होता है। अस्थायी सदन कैसे हो सकते हैं? समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, विघटित हो सकता है, और राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए राज्यसभा क्या कहलाएगा? स्थायी सदन कहलाएगा। और ये निम्न सदन भी होता है। युवाओं का सदन भी।
भावनाओं का सदन, युवाओं का सदन, भावनाओं का सदन। इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। इतने नाम हैं इसके, ध्यान रखना। यदि बात करें राज्यसभा की तो ये द्वितीय सदन होता है, वो प्राथमिक है तो ये द्वितीय है, वो निम्न सदन है तो ये उच्च सदन है, ये स्थायी सदन भी होता है, यदि बात कीजिए ये भावनाओं का सदन है तो ये बुद्धिजीवियों का सदन है। और ये द्वितीय सदन लिख लिया आपने ना, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है और अनुभवी। बुद्धिजीवियों में शायद मैंने मात्रा मिस्टेक कर दी थोड़ी, ठीक कर लेना, जीवियों, ठीक है। लोकप्रिय सदन किस नाम से जाना जाता है, कल ही पूछूंगा मैं आपसे, लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? भावनाओं का सदन। डायरेक्ट भावनाओं का सदन कैसे कह सकते हैं इसको? क्योंकि जनता जो प्रत्यक्ष रूप से जिनको चुन करके भेजती है वो कहाँ भेजती है? लोकसभा में। राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से भेजा जाता है। इसका मतलब डायरेक्ट हम किससे उम्मीद करेंगे? लोकसभा से। तो भावना डायरेक्ट जुड़ी होती है किससे? लोकसभा से। थोड़ा ऐसे याद रख लेना इसको। लोकप्रिय सदन तो है ही, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि वो पहले समय से पहले भंग किया जा सकता है। निम्न सदन है, युवाओं का सदन है। युवाओं का सदन ऐसे कह सकते हैं। एज कितनी चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए? कितनी एज चाहिए है? राज्यसभा का अच्छा, राष्ट्रपति के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम। कितनी हो? 35 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है? 35 वर्ष कम से कम हो। यदि बात की जाए लोकसभा की तो 25 वर्ष आयु होती है और राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष। 25, 30, 35 ऐसे याद रख लेना। तो युवा ही है यहाँ पे, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो ये द्वितीयक सदन है, उच्च सदन है, ये स्थायी सदन है क्योंकि टाइम इसको भंग नहीं किया जाता। बुद्धिजीवियों का सदन माना जाता है क्योंकि इसमें सारे लोग जो है 5 साल का यदि गैप है तो कुछ तो अनुभव भी है उनके अंदर, है ना। याद कर लेना जैसे भी हो। अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। ये बात समझ आई क्या यहाँ तक? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है संसद किस अनुच्छेद में है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है संसद कौन से अनुच्छेद के तहत है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, डायरेक्ट अनुच्छेद आ रहा है। अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद का संबंध किस बात से है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अभी सीईटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे ना। सीधा सीधा आप याद रख लेना। पहले मैं ये बोलता था कि अच्छा अनुच्छेद याद रखना जरूरी नहीं है, अंदर की बातें इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। लेकिन अब ये बात थोड़ी सी मतलब विपरीत आ रही है, क्योंकि अब एग्जामिनर सीधा पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, या फिर वो मिलान करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे हम। एक तरफ लिखना लोकसभा, एक तरफ लिखना राज्यसभा। अनुच्छेद की बात करें तो भी साथ साथ ही चलेंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ऐसे ही सीक्वेंस से पढ़ेंगे। एक तरफ लोकसभा आएगी, इसमें जो बात लिखी होगी सेम हम इसके आगे लिख देंगे। अनुच्छेद में ही परिवर्तन होगा, किस प्रकार का रहेगा, या फिर इनके अंदर जो भी चेंजेस रहेगा उनकी बात कर लेंगे। ठीक रहेगा, इस प्रकार से लाइन लगा लेना, ऐसे ही करते रहना, ठीक है। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
अनुच्छेद यदि बात करें 79 के अंदर क्या दिया हुआ है, संसद है। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा दिया हुआ है। यदि अनुच्छेद 81 की बात करें तो लोकसभा दिया हुआ है। 82 में जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन करना हो तो उसके बारे में बताया हुआ है 82 के लिए। अनुच्छेद 83 में अवधि बताई हुई है, सदनों की अवधि कितनी है। फिर हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 84 में, तो यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा के लिए या फिर संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए अर्हताएं मतलब योग्यताएं क्या क्या है उसके बारे में बताया हुआ है। तो एक एक करके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोकसभा की बात करो तो लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद कौन सा है, 81। यदि राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है, 80। ऐसे लिख लेना। यदि पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही होएगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था, किसी को पता है लोकसभा का गठन कब हुआ, 17 अप्रैल 1952 को। फिर क्वेश्चन आएगा राज्यसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। यहाँ पे 17 अप्रैल, और अगर बात की जाए राज्यसभा की तो 3 अप्रैल, सीधा सीधा याद रख लेना, ठीक है। शायद नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना आप। लोकसभा गठन की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे गठन हुआ है 17 अप्रैल 1952। वहीं राज्यसभा की गठन की बात करें तो 23 अप्रैल 1952, 23 अप्रैल 1952 कर देना। पहले लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था, हाउस ऑफ पीपल के नाम से। किस नाम से, हाउस ऑफ पीपल। उसका नामकरण चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया, लोकसभा। और लोकसभा कब हुआ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 14 मई 1954 के अंदर इसका नाम परिवर्तन कर दिया हमने, क्या कर दिया, लोकसभा। इससे पहले यदि आपसे पूछ जाए कि लोकसभा को पहले किस नाम से जाना जाता था, हाउस ऑफ पीपल, याद रख लोगे। वैसे ही राज्यसभा की बात करें तो 23 अगस्त 1954 में इसका भी नाम परिवर्तन किया। पहले इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब इसको किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के। ये तारीख थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ठीक है। लिखिए जरा, लिखना 14 मई 1954 हाउस ऑफ पीपल का नाम चेंज कर, नाम परिवर्तन कर लोकसभा कर दिया गया, लोकसभा कर दिया गया। याद रखना इसको थोड़ा। और 23 अगस्त 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम परिवर्तन कर राज्यसभा कर दिया गया। गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा, और सॉरी यहाँ पे चेंज करना, 3 अप्रैल करना, ठीक है। 23 कर दिया ना, 3 अप्रैल करना है, 23 नहीं है यहाँ पे। 17 अप्रैल 1952, यहाँ पे 3 अप्रैल 1952। और नाम परिवर्तन किया कब, 14 मई 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम क्या कर दिया, लोकसभा।
और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया, राज्यसभा। याद रख लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रथम बैठक कब हुई। दोनों की सेम ही रहेगी बैठक, तो लोकसभा की और राज्यसभा की। तो प्रथम बैठक आपको ध्यान में रखनी है, लिखना भाई। प्रथम बैठक 13 मई 1952। इसकी भी प्रथम बैठक कब हुई, 13 मई 1952। कुल सीट कितनी है लोकसभा की, पता है किसी को? लोकसभा की सीट अक्सर पूछ ली जाती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे। ये लास्ट संविधान संशोधन हुआ था 100 लास्ट क्या इससे पहले हो चुके हैं ना, उसके बाद में 2 और हो चुके हैं। 104वां संशोधन हुआ था ना, जिसके तहत 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनको हटा दिया। तो अब संख्या कितनी रहेगी, 550। लेकिन अधिकतम है ये, अब जो संख्या है वो कितनी है, 500। वर्तमान में 543 टोटल सीटें हैं किसकी, लोकसभा की। यदि बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है, 250 है अधिकतम। लेकिन अब जो वर्तमान में वो कितनी है, 245, जिसमें 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मनोनयन होता है। लेकिन उसके अंदर भी जब पीछे 233 सीट बची है, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि 225 सीट जो है राज्यों से ली जाती है, और जो बच गई 8 सीट वो कहाँ से है, केंद्र शासित प्रदेशों से। वैसे ही हम सेम बात यहाँ करेंगे कि 543 सीट जो है उसके अंदर 543 के अंदर 524 सीट जो है वो तो हमने कहाँ से लेनी है, राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सीट ली जाती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले आरएस के अंदर यही क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के अंदर कितनी सीट ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कितनी, 8 सीट। थोड़ा ध्यान में रखना। अधिकतम सीटें लोकसभा की यदि बात करूं तो कितनी है, 552, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे ना, उनको हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। अब संख्या कितनी रहेगी, अधिकतम संख्या कितनी रहेगी, 550। यदि बात की जाए, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। यदि बात की जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, 543। इसमें यदि बात की जाए राज्यों से और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से अगर बात की जाए तो सीटें हैं टोटल 524। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितनी सीट है, 19। टोटल करना 543 होते हैं। ठीक, हम बात करें जैसे कि राज्यसभा के अंदर, इसमें टोटल सीट कितनी है, अधिकतम सीटें हैं इसके अंदर 250, सॉरी कितना, 250। वर्तमान में कितनी सीटें दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, 245। फिर आपको यहाँ पूछा जा सकता है कि राज्यों में कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी है। यहाँ राज्यों में कितनी है, 225, और यहाँ कितनी बच गई, 8 सीट। टोटल कितना हो गया, 533। 500 कितनी होगी, ये कुल कितनी होगी, 533 सीट होगी, जिसमें से 12 सदस्यों का क्या किया जाता है, ध्यान रखना। इसमें 245 में जो 12 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है। हाँ बता रहा हूं, मनोनयन कौन करता है इनका,
राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता था। कितनी बच गई इसमें से? ये 500 नाम आता है, 233 सीट है, याद रख लोगे इसको। 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, तो पीछे सीट कितनी बच गई? 233। 233 को भी बांट दिया है, जिसमें से 225 सीट तो कहाँ से ली जाती है? राज्यों से। जैसे हमारे राजस्थान से कितनी सीट ली जाती है? 10 सीटें जाती है यहाँ पे। अलग अलग राज्यों से अलग अलग सीटें जाती है, जनसंख्या के हिसाब से जाती है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। 8 सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से। बता लिया क्या? अच्छा, इन सीटों के अंदर परिवर्तन नहीं किया जाएगा कब तक? 84वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2001 में, और इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई कि ये संख्या लगभग 2026 तक कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद में ये संख्या बढ़ सकती है और बढ़ेगी भी, ऐसा अनुमान पूरा लगाया जा रहा है, क्योंकि अब नई संसद का जो निर्माण हुआ है उसमें सीट जितनी भी दिखाई गई है उसके अंदर काफ़ी सीटों की बढ़ोतरी हो गई है उसमें, है ना। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर लोकसभा व राज्यसभा की सीटें क्या होगी? बढ़ेगी। अरे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ेगी। अभी आपका 2026 तक जल्दी से आप एग्जाम वगैरह क्लियर कर लेना, ताकि आगे वाले आंकड़े याद नहीं करना पड़े आपको। तो याद रख लोगे? 543 सीट तो किसकी है? लोकसभा की। दोबारा एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। 543 सीट जिसमें राज्यों से कितनी ली जाती है? 524, और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। वही यदि बात की जाए राज्यसभा से, तो राज्यसभा में 245 सीट होती है, जिनमें से 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता। क्या होता? डायरेक्ट मनोनयन किया जाता है। और कौन करता है वो? राष्ट्रपति। वो किसी क्षेत्र से आते हैं, साहित्य है ना, विज्ञान, कला, है ना, इन सब क्षेत्रों से आते हैं वो लोग जिनका मनोनयन होता है, तो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। बचे कितने पीछे? 233 बच गए। उन 233 में से 225 सीटें तो राज्यों से ली जाती है, और बच गई जो 8 सीटें वो कहाँ से ली जाएगी? केंद्र शासित प्रदेशों से। याद रख लोगे। अधिकतम सीटें कितनी है राज्यसभा की? तो 250। अभी 250 है, वर्तमान में 245 है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? वैसे 252 थी, 2 एंग्लो इंडियन जो है वो हट गई, इसका मतलब कितनी रहेगी? 250। वर्तमान में कितनी है? सॉरी 250 नहीं, 550, और वर्तमान में अब कितनी है? 543। याद रख पाओगे? इसको बार बार देखो, ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इनको, है ना। ऐसे 1-2 बार पढ़ने में याद नहीं होगा, बार बार 3-4 बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। इसी में एक बात लिख लो, लिखो 84वें संशोधन अधिनियम, 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि संसद की सदस्य संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बता लिया। आप सभी को मालूम है कि अनुच्छेद 330 में आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था कि आरक्षण कितने प्रकार का आरक्षण है भारत में। 3 प्रकार के कौन कौन से आरक्षण है, कहां कहां आरक्षण मिला हुआ है? सरकारी नौकरियों में, और जितने भी इनको मिला हुआ है, SC ST और OBC को, EWS के तहत जो जनरल कैटेगरी में शामिल है उनको भी। एक आरक्षण तो नौकरियों में है, दूसरा प्रवेश में भी है, प्रवेश शिक्षण संस्थानों में यदि बात की जाए तो। तीसरा जो आरक्षण है वो कौन से में है? लोकसभा विधानसभा। यदि बात की जाए विधानसभा लोकसभा की, तो अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में आरक्षण रहेगा। किसको आरक्षण? इसमें आपको ये ध्यान रखना है SC व ST को आरक्षण है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। कितने सीटें आरक्षित की गई है? तो ध्यान रखना, SC के लिए 84 सीटें हैं और ST के लिए कितनी सीटें हैं? 47 सीट है। याद रख पाओगे? वही सेम कंडीशन यदि हम बात करें तो आगे हम विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में अनुच्छेद 332 है। कौन सा अनुच्छेद? 332 है। 332 के तहत भी विधानसभा में SC और ST को आरक्षण दिया गया है। थोड़ा ध्यान में रखना इन बातों को। ये सारा का सारा जो आरक्षण होता है वो एक जनसंख्या के आधार पे होता है, थोड़ा ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। पहले ये लिख लो, लिखो। देखो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत, हाँ लोकसभा में लिखना है, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना। केवल आरक्षण किस में है? SC और ST को केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई है। सीटें आरक्षित की गई है। सीटें आरक्षित की गई है। यदि बात की जाए वर्तमान में लोकसभा में SC की कितनी सीटें हैं? 84 और ST की 47 सीटें। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब ये आरक्षण कितने टाइम तक रहेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरक्षण जो है कितने समय तक रहने वाला है? 2023 तक। शुरुआत में जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि आने वाले 10 वर्ष के अंदर अंदर ये कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में जैसे ही मतलब प्रतिनिधित्व तो पूरा हो जाएगा लोकसभा के अंदर तो दिक्कत नहीं होगी, हमें आरक्षण को हटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा देखा गया कि बार बार इस आरक्षण को बढ़ाया गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि आरक्षण जो है खत्म होगा, लेकिन लास्ट संशोधन हुआ 104वां संशोधन हुआ 2020 के अंदर, और इसके दौरान इसका जो कार्यकाल है वो कितना बढ़ा दिया?
70 वर्ष था पहले, 70 वर्ष से कितना कर दिया, 80 वर्ष कर दिया। 80 वर्ष का मतलब कहाँ तक रहेगा ये, 25 जनवरी 2030 तक अब इसका आरक्षण रहेगा, जिसमें एससी की सीट कितनी रहेगी 84 और एसटी कितनी रहेगी 47 सीट। याद रखना इनको, ठीक है। चलिए बात लिख लो, नीचे लिखो। देखो 104 में संशोधन, इसके नीचे लिखना है, लोकसभा के नीचे लिखना है, क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना। तो राज्यसभा के आगे खाली छोड़ देना आप, या फिर मैं लिखवा दूंगा कि आरक्षण नहीं है राज्यसभा में, ठीक है। लिखो, स्टार लगा के लिखो। देखो 104वां संशोधन अधिनियम 104वां संशोधन अधिनियम 2020 के माध्यम से 2020 के माध्यम से इसे 70 वर्ष से 80 वर्ष, इसे 70 वर्ष से बढ़ाकर, ऐसे लिख लो, इसे 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। अर्थात यहां लिख रहा हूं, आप इसके आगे नीचे लिख लेना। अर्थात 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया। 2020 से 2030 तक बढ़ा दिया गया। इसमें लिखना, ये लास्ट लाइन है, लिख लो जल्दी से। हाँ देखो, राज्यसभा में, राज्यसभा वाले में लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही चलेगा, ये लाइन लगातार ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। ये इतनी चीजें आप कल अच्छे से पढ़ के आओगे, ताकि ये चीजें याद रहेगी, तो आगे वाली चीजें कुछ रिलेट कर पाएंगे हम। बहुत है आज के लिए इतना।